हाँ जी स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन द चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स विच इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स को स्टडी करा था, जिसमें हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था और हमने देखा कि दो सोर्सेज की जो वेव्स हैं उनमें जो फेज डिफरेंस होता है फाई, वो डिसाइड करता है कि कहीं पर या किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी या इंटरफ्रेंस नहीं होगी। सो उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने उस दिन ये एक्सप्रेशन निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, विच वाज सम ऑफ टू इंटेंसिटीज़। दो सोर्सेज हैं, वहाँ से लाइट आ रही है। पहले सोर्स से I1 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, दूसरे सोर्स से I2 की आ रही है। इसमें ये टर्म ऐड होती है विच इज़ 2√I1 I2 cos फाई, है ना। तो ये टर्म इसमें ऐड होती है। अब ये जो cos फाई है इसकी वैल्यूज डिसाइड करती थी कि कैसी इंटरफ्रेंस होगी। अगर cos फाई हमारा 1 होता है +1 विच इज़ 4 फाई इज इक्वल टू 2n पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस थी। यहाँ लिख लेते हैं, जस्ट रिकॉल कर लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब है कि उस पॉइंट पे हमें ज़्यादा लाइट, जो हमारी जनरल इल्यूमिनेशन है उससे थोड़ी ज़्यादा लाइट हमें नज़र आएगी। सो दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हमारी कंडीशन थी बच्चों कि ये जो cos फाई है वो -1 होगा, जिसमें हमने फिर इसको ऐसे लिखा था 2n - 1 पाई। यहाँ पे n हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। यहाँ पे n हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3। जब आप n को 1 पुट करोगे यहाँ पाई आ जाएगा। cos पाई -1 होता है तो यहाँ नेगेटिव टर्म आएगी। उससे पता चलता है कि टोटल इंटेंसिटी से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दिस इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लास्ट हमारा केस था जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, नो इंटरफेरेंस। उसमें हमारा cos फाई 0 था और वो होता है फाई कॉरस्पॉन्डिंग टू 2n - 1 π/2 व्हेन द फाई इज और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पर भी n 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे शुरू होता है। अब बच्चों ये हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था, जिसके बाद हमने एक स्पेशल केस किया था कि अगर I1 I2 के बराबर है तब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली IR का, विच इज़ 4I0 cos स्क्वायर π/2। ये फॉर्मूला भी याद रख लो। आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। यहाँ दोनों की इंटेंसिटी I0 के बराबर है। जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो सेम इंटेंसिटी की लाइट छोड़ रहे हैं, दोनों एक ही तरह के हैं बिल्कुल। जो स्लिट विड्थ है जहाँ से लाइट निकल रही है वो बराबर है, तो उस केस में ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल पे मेंशन्ड होता है, I0 इंटेंसिटी दे रखी होती है दोनों सोर्सेज की, तब ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज फाई। तो अभी तक सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको एम्पलीट्यूड्स की टर्म में इस फॉर्मूले को लिखना है तो वो भी लिख देता हूँ मैं। अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई √। तो ये वही हमारा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला होता है ना, मैग्नीट्यूड वाला, ये वही सेम फॉर्मूला आता है। सो यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो √, में ये यूज़ करेंगे। यहाँ A1 A2 के ऊपर √, नहीं आएगा। अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि ये सारी कंडीशंस जो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस की टर्म्स में, कि अगर दो वेव्स में इतना फेज डिफरेंस है तो यहाँ पर फाई पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो फेज डिफरेंस की टर्म्स में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पाथ डिफरेंस की टर्म्स में। तो पहले पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। मान लो ये स्क्रीन का एक पॉइंट, स्क्रीन है हमारे पास, वहाँ पर एक पॉइंट P है। तो एक वेव यहाँ से आई मेरे पास ऐसे, एक वेव यहाँ से सीधी चली गई। तो आप देख सकते हैं ये इसका पाथ कवर्ड है, ये इसका पाथ कवर्ड है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंकूँ, ऐसे परपेंडिकुलर, तो उसके बाद दोनों बराबर हैं। तो परपेंडिकुलर ऐसे फेंकना है, मतलब हमने ना इसको बराबर कर देना है। तो मान लो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा,
इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। फिर से समझो, इस वेव ने कुछ पाथ ट्रैवल करा, इस वेव ने कुछ पाथ ट्रैवल करा, दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस डेल्टा आएगा। तो इसको डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा हमेशा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होता है, मतलब 2 वेवलेंथ के बराबर हो सकता है डेल्टा, 3 वेवलेंथ के बराबर हो सकता है, क्वार्टर वेवलेंथ के बराबर हो सकता है। मतलब हमें क्वेश्चन में डेल्टा हो सकता है λ/2 दिया हो, हाफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है यहाँ पे लैम्डा। हो सकता है डेल्टा हमें क्वेश्चन में दिया हो λ/4 क्वार्टर वेवलेंथ। हो सकता है आपको दिया हो कि लैम्डा जो है वो 3 लैम्डा है, मतलब जो डेल्टा है वो इसके बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में ना लैम्डा की टर्म्स में पाथ डिफरेंस दिया होता है, तब भी आपको पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो। तो यहाँ पर तो फाई है हमारा, हर जगह फाई चल रहा है ना, डेल्टा तो है ही नहीं कहीं पे, तो आप डेल्टा को यहाँ कैसे पुट करोगे? तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा को फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। ये एक साइकिल होता है वेव का। अब इस साइकिल में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस है वो होता है लैम्डा के बराबर। लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, तो ये 1 लैम्डा होता है। एक वेवलेंथ मतलब एक साइकिल है वेव का ये। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज कितना चेंज हुआ, यहाँ 0 डिग्री एंगल होता है, और अगर आप साइन कोस के ये ग्राफ्स बनाते हो ना तो आपको पता होगा यहाँ साइकिल का एंगल 2 पाई से चेंज होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा फाई है वो 2 पाई के बराबर होता है। अब आपने इनको आपस में रिलेशन निकालनी है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ डेल्टा/फाई क्या आएगा, λ/2 पाई। अब कुछ भी निकाला जा सकता है, फाई गिवन है तो डेल्टा निकाला जा सकता है, डेल्टा गिवन है तो फाई निकाला जा सकता है। देखो अगर मुझे यहाँ से फाई लिखना है तो फाई ऊपर चला गया, इधर चला गया, बन गया 2 पाई/λ इंटू डेल्टा। तो अगर आपको डेल्टा गिवन है, जैसे यहाँ पे डेल्टा गिवन है λ/2, उसको यहाँ पुट कर दो डेल्टा की जगह, तो आपको फाई पता चल जाएगा। उस फाई को फिर यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाती है हमारे पास। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, यहाँ पुट कर दो फाई को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पुट कर दो, अगर इंटेंसिटी सेम है तो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो बड़ा आसान है, ये कन्वर्जन आपको करनी आनी चाहिए। अब इस कन्वर्जन को अप्लाई करके ना यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं दोबारा से इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। बड़ा आसान है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको रब करता हूँ, आप नोट कर लो, ये शॉर्ट में ऐसे नोट्स बनाया करो, उससे ना चीज़ें याद रहती हैं। ये एन में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे डिफरेंट कलर से हम डेल्टा की टर्म्स में कंडीशन लिख देंगे, और आप भी कॉपी पे नोट कर लो, डिफरेंट कलर से लिखेंगे। सो जब फाई हमारा 2n पाई है तो डेल्टा कितना होगा? अगर आपको डेल्टा निकालना है ना तो आप क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फाई। ये तो यहाँ फाई पुट कर दो, तो ये आ गया λ/2 पाई, और फाई हमारा ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए विच इज़ 2n पाई, तो 2n पाई। देखो जहाँ पे हमारा फाई था उसकी जगह मैंने, ध्यान से देखो, उसकी जगह मैंने ये वाला फाई 2n पाई पुट कर दिया, तो अब 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो डेल्टा किसके बराबर आया, n लैम्डा। दोबारा लिख लेते हैं, n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, n लैम्डा। n मतलब इंटीजर, इंटेग्रल वेवलेंथ मतलब अगर आपके पास डेल्टा पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा का डिफरेंस होगा अगर, या 2 लैम्डा का होगा, 50 लैम्डा का होगा, 100 लैम्डा का होगा, इंटीजर है हमेशा, तो उस केस में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। उस पॉइंट पर आपको वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी, आपको लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये इसका मतलब है। यहाँ देखो डेल्टा λ/2 पाई इंटू फाई, फाई यहाँ पे क्या है 2n-1 पाई, पाई से पाई कट गया, बाकी ये बचा 2n-1 λ/2। क्या बोलेंगे इसको, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। ऑड इंटेग्रल मल्टीपल, ऑड 1 3 5, मतलब λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। जब जब डेल्टा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, जब जब मतलब जहाँ जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जिस जिस पॉइंट पे डेल्टा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, वहाँ वहाँ आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम मिलेगी एज कंपेयर टू जनरल इल्यूमिनेशन। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, है, याद रखना कंडीशंस को। सिमिलरली डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा, बड़ा आसान है, फिर से मैंने λ/2 पाई लिखा और ये पूरा फाई यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2n-1 पाई/2। तो ये पाई से पाई कटा और नीचे 2 × 2 4 का फैक्टर आ गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं λ/4।
तो ये कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर नो इंटरफेरेंस। यहाँ λ/4 है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4। λ/4 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल कैसा होगा? λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4, सारे ऑड है ना ऊपर। तो जब जब जिस जिस पॉइंट पर डेल्टा इसके बराबर होगा, इस फैक्टर के बराबर होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना कम होगी। जनरली जितनी होनी चाहिए, 2 बल्ब ऑन करने से जितनी लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए उतनी होगी, नो इंटरफेरेंस की। ये कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो यहाँ तक नोट करिए, ये रिलेशन भी नोट करिए, ये फॉर्मूले सारे नोट करिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज की, ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और फिर इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले इसको नोट करिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों चाहिए हमें, क्या मीनिंग है, कैसे एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम के अंदर। सो लेट अस डू दैट। तो हमारे पास है, ये रब कर देते हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हो गया फिनिश। चलो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस देखिए बच्चे, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जो लाइट है ना कैसे जनरेट होती है, बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एटम्स के अंदर ना ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। जैसे सोडियम लैंप है, सोडियम एटम्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। हम कोई एनर्जी देते हैं बाहर से, कुछ एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है। जब हम उस मटेरियल को एनर्जी देते हैं, सोडियम के वेपर्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ना ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं यहाँ पे। तो जब वो वापस जंप करते हैं बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, वहाँ से फिर वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, लाइट की फॉर्म में निकलती है। सो लाइट जनरेट हमेशा ऐसे होती है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स। सो अब इसमें क्या है, देखो जब भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है तो वो इस तरह से एक फोटोन छोड़ता है। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल। अब वो फोटोन जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो इस तरह से छोटी छोटी वेव ट्रेन्स अलग अलग टाइम पे ऐसे जनरेट होती रहती हैं ऐसे। मतलब अगर आपके पास 2 बल्ब हैं, इसके अपने एटम्स हैं, और दूसरा बल्ब है इसके अपने एटम्स हैं, और वो दोनों बल्ब अपनी अपनी लाइट रेंज ऐसे छोड़ रहे हैं। मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना रहा हूँ। ऐसे लाइट रेंज छोड़ते हैं 10⁻⁸ सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पर, और ये भी इतने टाइम इंटरवल पर अपनी लाइट रेंज ऐसे छोड़ते रहते हैं, तो वो मिल के हमें लाइट नज़र आती है। अब बच्चे ये जो लाइट वेव छोड़ी है, छोटी छोटी लाइट की ट्रेन्स छोड़ी हैं, इन ट्रेन्स के अंदर फेज क्या होता है। देखो ये एक वेव है, ठीक है ऐसे, और ये दूसरी वेव है। अगर ये बिल्कुल दोनों इकट्ठी ही डिक्रीज होती हैं, इकट्ठी डिक्रीज होती हैं, ऐसे सिंक्रोनाइजेशन में चलती हैं, तो हम बोलते हैं इनमें फेज डिफरेंस फाई 0 है। ऐसे बोला जाता है कि इन दोनों फेज में 0 फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो रैंडम प्रोसेस है मटेरियल के अंदर, सोडियम लैंप के अंदर हजारों करोड़ों एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं और डी एक्साइट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऐसे। तो जब भी एटम नीचे आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ग्राउंड स्टेट पे, तो वो फोटॉन्स छोड़ता है। तो ये तो रैंडम सी प्रोसेस है, बहुत सारे एटम्स इकट्ठे डी एक्साइट हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइट रेंज हैं। सो मिल के हमें कुछ इस तरह की वेव मिलती है। अब आप 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वहाँ से जो वेव ट्रेन्स निकलेंगी वो इस तरह से आपस में कभी भी मैच नहीं हो सकती। दोनों के फेज जो हैं वो इनबिल्ट ऐसा नहीं होगा कि दोनों की एक ही टाइम पर फोटोन जनरेट हो रहे हैं, एक ही टाइम पर बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो फेज डिफरेंस दोनों में 0 होगा, पॉसिबल नहीं है। चलो 0 तो दूर की बात, कांस्टेंट भी पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ दोनों का फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ, दोनों सोर्सेज की जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में हो रही हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिनमें फेज डिफरेंस, जिनकी लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस चेंज होता रहे, उनको बोला जाता है इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट का मतलब है वो सोर्सेज जिनके अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे। सो पहले इनकोहेरेंट समझ लेते हैं। ये ना एग्जाम में लिखनी पड़ती है डेफिनेशन। सो इफ 2 लाइट वेव्स फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, या इंडिपेंडेंट मत लिखो, सिंपली 2 सोर्सेस ऑफ लाइट
हैव वेरिएबल फेज डिफरेंस। वेरिएबल फेज डिफरेंस, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, या फेज, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, देन दे आर इनकोहेरेंट। अब इनकोहेरेंट सोर्सेस यूज नहीं कर सकते टू मेक इंटरफेरेंस पैटर्न, दे कांट बी यूज्ड टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों, क्वेश्चन है सर क्यों नहीं यूज कर सकते भाई इनको। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है, स्क्रीन देखते हैं, ये मान लो हम अगले लेक्चर में करेंगे YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर ना कुछ ऐसे हमें यहाँ पे कुछ वाइट लाइट है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज नज़र आती है, ऐसे मतलब सेम विड्थ की होती है फ्रिंजेस, विड्थ सेम इमेजिन कर लो, जो समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ना ऐसे फ्रिंजेस ही नज़र आती हैं, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट, कहीं पे डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। अब इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर आपने पैटर्न बनाया तो वो वैसा ही रहे, वो चेंज ना हो, आप उसको देख सको, उसको बोला जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड का मतलब समझते हो ना, जो रहे, बचा रहे, खराब ना हो, सस्टेन्ड पैटर्न। अब ये पैटर्न कैसे बना है, ये पैटर्न बना है इस टर्म ने बनाया, 2√I1 I2 cos phi, जिसमें ये phi जी आ रहे हैं, phi महाराज, इसने बनाया है ये इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस, तो ये टर्म डिसाइड करती है कि उस लोकेशन पर डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट बनेगी, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। तो इसमें phi आ रहा है और phi खुद ही टाइम के साथ चेंज हो ही जा रहा है, कांस्टेंट ही नहीं है। मान लो यहाँ पे स्क्रीन पे आपने एक पॉइंट लिया, वहाँ पे जो दो वेव्स आ रही हैं उनका phi विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो ही जा रहा है, तो कभी वहाँ डाइक उसी सेम पॉइंट पे कभी डार्क फ्रिंज बन जाएगी, कभी ब्राइट बन जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी बनेगी कि यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, आप नहीं बता पाओगे कि इस पॉइंट पे डार्क है या ब्राइट है, क्योंकि phi ही चेंज हो ही जा रहा है पीछे से। सो phi मस्ट बी कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सो उस केस में हमारा सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा अगर phi कांस्टेंट नहीं है। सो phi कांस्टेंट होता ही नहीं जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स होते हैं। हमें हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए टू गेट सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। सो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं वेयर phi इज कांस्टेंट, वेयर phi डज नॉट वेरी विद टाइम, प्लस लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, तब भी कोहेरेंट की ये भी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन यही है जो इंपॉर्टेंट है कि phi जो है वो कांस्टेंट रहे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है, कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है ना, ओमेगा नहीं चेंज कर रहे, लैम्डा नहीं चेंज कर रहे, जैसे सोडियम लैंप है तो येलो कलर की लाइट है तो या रेड कलर की लाइट है, तो वो होना चाहिए। सो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं, हम कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है। तो लेट अस डिलीट इट, ये समझ आ गया आई होप आपको। इनकोहेरेंट सोर्सेज हो गया, कोहेरेंट सोर्सेज। ध्यान से अब देखो कैसे लिखना है। इफ टू लाइट सोर्सेस emit light waves of equal frequency, या वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट, दोनों में से कुछ भी चलेगा। कोशिश करनी है जीरो फेज डिफरेंस हो, जब भी दो लाइट वेव जनरेट हो रही हैं दे कम विद सेम सिंक्रोनाइजेशन, जीरो फेज डिफरेंस हो, जीरो नहीं है तो कांस्टेंट हो। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस phi, दे सेड टू बी कोहेरेंट। अब बहुत आसान सी डेफिनेशंस बताता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, वो मैंने बता दिया क्योंकि सब रैंडम है, इंडिपेंडेंट वाले नहीं हो सकते, अलग अलग बल्ब नहीं हो सकते। कोहेरेंट, ठीक है। सो हाउ यू मेक कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए बच्चे हम एक ही सोर्स से दो सोर्सेज को ड्राइव करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं,
आपके सिलेबस में है सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें यंग ने 2 कोहेरेंट सोर्सेज बनाए थे जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट थोड़ा समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए एक तो हमें सिंगल सोर्स यूज़ करना है। सिग्नल बन गया सिंगल सोर्स। जैसे मान लो सोडियम लैंप ले लिया आपने, तो सोडियम लैंप की जो लैम्डा है वो क्या हो गई, कांस्टेंट। एक ही लेना है ना आपने सोर्स, तो सिंगल सोर्स यहाँ पे ले लिया एस। वहाँ से आप 2 बनाइए, आगे आप एक डब्बा, एक ऐसे तख्ता सा लगा दीजिए कार्डबोर्ड, उसके अंदर 2 होल कर दीजिए। ये 2 होल्स हैं, तो यहाँ से जो लाइट आएगी ऐसे लाइट जाएगी, वही लाइट अब यहाँ से फिर ऐसे आगे जाएगी। मतलब एक सोर्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी एटम्स की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रही है वो वैसे ही चल रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट एक ही बार निकल रही है। उसी लाइट को आपने फर्दर 2 में डिवाइड कर लिया। तो जब एक लाइट को 2 में डिवाइड कर लें, 2 सोर्सेज आगे से ड्राइव कर लें, ये दोनों सोर्सेज S1 S2 2 स्लिट्स हैं बेसिकली जहाँ से लाइट निकल रही है। दे बिहेव लाइक ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सेम फ्रिक्वेंसी होगी और फाई चेंज नहीं करेगा, फाई विल बी कांस्टेंट विद टाइम। सो इस तरह से ड्राइव होते हैं। आप ना जैसे अभी मैंने डेफिनेशंस करवा दी, थोड़ा बुक्स भी खोला करो, आपके पास जो भी हेल्प बुक है NCERT है वहाँ से थोड़ा रीड करिए, आपकी चीज़ें और क्लियर होगी। अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। जैसे छोटी छोटी डेफिनेशन, साथ साथ जो भी मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। सो दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज, एंड फॉर मेक ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज। We need to drive 2 sources from one source. Lambda must be constant and phi must be constant with time. चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कल किया था उसके ऊपर। चलिए अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। CBSE बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैसे अप्लाई करना, हमारे फॉर्मूले जो हमने अभी तक स्टडी करे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, उनको कैसे अप्लाई करना है, लेट अस सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि टू सोर्सेस कोहेरेंट मान लो ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 एंड 4I0। एक की इंटेंसिटी I0 है, दूसरे की 4I0, उसके 4 गुना है पहले वाले सोर्स की। आर यूज्ड टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स गिवन है, वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन रीचिंग लाइट वेव्स, जो वहां पहुंच रही हैं रीचिंग लाइट वेव्स, इज 2 पाई, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई बाय 4। सो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वेयर पाथ डिफरेंस, अब मैं पाथ डिफरेंस की कंडीशन में भी करवाऊंगा, इज डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा 2 लैम्डा। चलो तो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। देखो पहले क्वेश्चन की फॉर्म को समझो। इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चंस आप बना लो, लाइट की इंटेंसिटी अगर इक्वल दी होती ना तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता। अगर इक्वल दी होती तो मैं ये कर लेता 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन तब लगाता अगर I0 दिया होता। सिंप्लीफाई यहाँ पे पुट करना था, यहाँ से उठा के, एंड यू विल गेट आंसर। बट अभी इंटेंसिटी डिफरेंट है, सो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला। तो आपको जब IR निकालना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 से ना मल्टीप्लाई I1 I2 cos फाई। सो फर्स्ट पार्ट में फाई कितना है, cos 2 पाई। तो ये हमारा बन गया पहले का आंसर। ये बन गया 5I0 प्लस 2
आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। cos 2 पाई, cos 2 पाई इज़ 1। आई होप आपको पता है cos 0 इज़ 1, cos 2 पाई इज़ 1। सॉल्व कर लो, 5i नॉट प्लस 4i नॉट, 9i नॉट आंसर। इतना आसान है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 5/3, अगेन आई नॉट प्लस 4i नॉट प्लस 2 अंडर रूट, अगेन आई नॉट 4i नॉट, cos पाई/3। cos पाई/3 कितना होता है? cos 60 डिग्री ना, 180 डिग्री होता है ना ये पाई, तो पाई 180 डिग्री बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ। तो ये बनेगा 5i नॉट, इन दोनों को ऐड करके आ गया, यहाँ बन गया 4i नॉट, क्योंकि यहाँ से 2 बार जाएगा, इंटू हाफ, तो यहाँ 2i नॉट बचा, तो आंसर इज 7i नॉट। अब आप वीडियो को पॉज करिए और अगले वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनके आंसर निकालिए। चलिए, आई होप आपने करा है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आई आर, उसमें फिर आई नॉट प्लस 4i नॉट 5i नॉट रहेगा, और जब आप ये करेंगे ना cos 5/2 0 होता है, तो ये आंसर रहेगा। आई होप आपका आंसर सही आया। चौथे में यहाँ पर फिर से ये टर्म तो आनी है 5i नॉट, और जब आप लास्ट वाला ऐड करोगे पाई/4 पे कितना होता है cos की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ आएगा प्लस 2, ये वाला 2, और इधर से 2i नॉट एक और आया, प्लस 1/√2। तो ये आपने सॉल्व करना है, इसका √2 ऊपर बचेगा, तो ये बना 5i नॉट प्लस 2√2। देखो ना, यहाँ 2√2 बनेगा आई नॉट, तो आंसर आएगा आई नॉट कॉमन 5 प्लस 2√2। तो इस तरह से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये इंटेंसिटीज मिलेंगी। देखो, वैसे जो इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी कितनी है 5i नॉट, दोनों को ऐड करोगे ना, 2 बल्ब है, एक की इंटेंसिटी आई नॉट, एक की 4i नॉट, ऐड करके 5i नॉट मिला। बट आप देखिए स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे 5 से ज़्यादा मिल रही है, 9i नॉट 9 टाइम्स, कहीं पे मिल रही है 7i नॉट, कहीं पे इंटेंसिटी मिल रही है 5 प्लस 2√2i नॉट। सो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन फाई, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट पार्ट आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करो, फिर हम डेल्टा वाला पार्ट करेंगे। चलो डेल्टा वाला पार्ट भी कर लें। डेल्टा को पहले फाई में चेंज करना है, तो फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा, ये याद रखना है। सो फर्स्ट केस में होगा ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। सो लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 से 2 कटा, आंसर इज पाई। सो पहले केस में हमारा फाई पाई के बराबर है। कॉस पाई कितना होता है? -1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई आर, यहाँ पे वही फॉर्मूला I1 विच इज आई नॉट प्लस I2 विच इज 4i नॉट प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर I1 आई नॉट इंटू कॉस पाई विच इज -1। सॉल्व कर लें इसको, ये बना 5i नॉट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ कितना आया 4i नॉट इंटू -1, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो आंसर इज आई नॉट। तो जहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है एंड नेट इंटेंसिटी इज आई नॉट। देखो, 2 सोर्सेज की इंटेंसिटी आई नॉट और 4i नॉट है, बट इस पॉइंट पे हमें सिर्फ आई नॉट मिल रही है, वो भी किस वजह से? कॉस फाई की वजह से, फेस डिफरेंस की वजह से। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट भी करता हूँ एक, फिर 2 आप खुद करना, लैम्डा बाय 4 वाला करते हैं। तो फिर से जब आपको फाई निकालना है, आपको 2 पाई बाय लैम्डा, इसको याद कर लो, 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा, लैम्डा बाय 4 कितना आया? पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, कॉस 90 डिग्री इज 0। तो वो टर्म खत्म हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी, आंसर आएगा सिंपली 5i नॉट, वही वाला आ जाएगा। सो इस केस में आई आर आएगा आई नॉट प्लस 4i नॉट विच इज 5i नॉट। तो बाकी के 2 पार्ट्स ये दोनों आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए इन दोनों पार्ट्स के क्या आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन में ना इस तरह से भी स्टेटमेंट दी जाती है कई बार, क्वेश्चन सेम वही है हमारा। क्वेश्चन है कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी नहीं गिवन। अब क्या गिवन है? 2 सोर्सेज ऑफ लाइट इन
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया होगा ना तो पक्का होता है कि इसमें I1 I2 के बराबर है, मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी इसमें इक्वल होती है जब भी YDSC की बात हो। तो उसको आपने ना कुछ I0 मान लेना है। ये मैंने आपको बताया कि ये मान लेना, आपने लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में। कई बार लिखा होता ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, नहीं लिखा हुआ, YDSC लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, यूज टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, फाइंड द नेट इंटेंसिटी एंड पॉइंट्स वेयर, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो अब आपको ना सारा फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत, सेम वैसे ही करना है, बट फॉर्मूला भी ये लगाना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, सेम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ये लगाना है, 4I0। तो फर्स्ट पार्ट में कॉस स्क्वायर 5/2, 5 कितना दिया हुआ, 2 पाई बाई 2 ऐसे। सो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे 4I0 कॉस पाई का स्क्वायर, कॉस पाई कितना होता है -1, उसका स्क्वायर, आंसर इज 4I0। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये आंसर आएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर करना है, गलती नहीं करना सर, कॉस पाई माइनस लगा दो, -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। एक और पार्ट करते हैं इसका, डेल्टा वाला करके दिखाते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही कंडीशन है। चलो ये करते हैं, 3λ/2। सो डेल्टा कितना है, 3λ/2। 5 कितना होगा, 2 पाई लैम्डा इंटू 3λ/2। सो लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 पाई को यहाँ पुट कर दो, तो IR बन गया 4I0 कॉस स्क्वायर 3π/2। सो cos 3π/2 इज 0। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 का स्क्वायर करेंगे 0। सो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आएगी। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सो यहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रही थी, यहाँ डिस्ट्रक्टिव। जब YDSC की बात करें ना, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी जब इक्वल होती है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पे, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इंटेंसिटी 4 गुना मिलेगी आपको 4I0, और डिस्ट्रक्टिव की जगह पे इंटेंसिटी 0 मिलेगी। तो वैसे I0 थी, बट देखो यहाँ 4 टाइम्स हो चुकी है और यहाँ पे 0। तो ये भी सेकंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। जब आपको YDSC दिया होगा, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला इक्वल इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। कई बार हमें ना 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और वहाँ बोला होता है कि लाइट की इंटेंसिटीज की रेशो निकालो। तो उस केस में ना वैसे भी हम IR का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, 2I0 1 + cos φ। ये दोनों फॉर्मूले एकदम इक्वल हैं, क्योंकि 1 + cos φ होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। सो फॉर्मूला ऐसे भी लगाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो हमें बोला गया कि स्क्रीन पर 2 पॉइंट्स हैं, P पॉइंट, Q पॉइंट। यहाँ से लाइट आई हमारे पास, ये सोर्सेज हैं, यहाँ पे लाइट गई, यहाँ पे लाइट गई, यहाँ कुछ बना इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ऐसे ही सेम सोर्सेज से Q पॉइंट पर लाइट गई, दोनों से, ये S1 सोर्स है, S2। तो यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आई IQ। वो कहता है यहाँ पे जो लाइट पहुंची है उनमें जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है वो λ/6 है। यहाँ पे जो लाइट पहुंची है वहाँ पे डेल्टा हमारा λ/4 है। तो अभी हमें दोनों पे जो भी लाइट की इंटेंसिटी उनकी रेशियो निकालनी है। सो पहले फाई लिख लेते हैं। फाई कितना होगा, 2 π/λ इंटू λ/6। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ π/3 है। तो यहाँ फाई कैसे निकालना है, फिर से याद रखो, 2 π/λ इंटू λ/4। तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया और यहाँ 2। तो यहाँ फेस डिफरेंस π/2 है। तो अब रेशो निकालनी है, यहाँ पुट कर दो, IP/IQ। 2I0 1 + cos φ, cos π/3। नीचे 2I0 1 + cos π/2। बस इसको सॉल्व कर लो। सो रेशो निकालने के लिए ये दोनों कट गए, और 1 + cos π/3 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ऊपर आया 3/2, हाफ + 1, नीचे cos π/2 0 था 1, तो आंसर इज 3:2। तो इस तरह से कई बार रेशो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाता है इंटेंसिटी की जगह। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का तरीका सेम है, बट फॉर्मूला डिफरेंट है। फिर से बता रहा हूँ, √ फर्स्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2A1 A2
cos फाई। तरीका बिल्कुल वही है, हर बार cos फाई पुट करना है, डेल्टा दिया हुआ है तो पहले डेल्टा से फाई बनाना है, यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है, रिजल्टेंट एप्लीट्यूड निकल आएगा। तरीका बिल्कुल वही है। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स के ऊपर। इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना, फाई और डेल्टा का ध्यान रखना, रिलेशंस का ध्यान रखना, ये वाली रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई, इस रिलेशन का ध्यान रखना फाई को डेल्टा में या डेल्टा को फाई में कन्वर्ट करने के लिए। और बाकी ये फॉर्मूले, सेम इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूले, डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला। फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। चलो, तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सो इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को शेयर करिए। मैं सेकंड वॉल्यूम आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले पक्का करवाऊंगा, मार्च से पहले सेकंड वॉल्यूम। पहले हम ये वेव ऑप्टिक्स फिनिश कर लें, इसके बाद हम करेंगे पहले ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, टाइम मिला तो रे ऑप्टिक्स भी करेंगे। तो वी विल डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।